जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सीरीज़ है महासंग्राम रिवीजन क्लास की सीरीज़ चल रही है हिंदी की, बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी की। तो वहाँ पे मैं जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चन करवा चुका हूँ लघुत्तरी के। आगे के क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी को, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उनको हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी का कथा सम्राट क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रेमचंद से पूर्व की कहानियां अनगढ़ संस्कृत के कथा और पुराण से अनुप्राणित थीं। यानी कि प्रेमचंद से जो पूर्व की कहानियां थीं वो अनगढ़ थीं, कोई उसका मतलब नहीं था, संस्कृत के कथा और पुराण से अनुप्राणित थी, ठीक है। उनमें आकस्मिकता और संयोग तत्व की प्रधानता थी। तो फ्रेंड्स, प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी को एक नई दिशा मिली। यानी कि प्रेमचंद जी के जब आगमन हुआ हिंदी साहित्य में तो वहाँ पे कहानी को एक नई दिशा मिली, यानी कि दिशा बदल गई कहानी की और एक अच्छे तरीके से कहानी वो लिखने लगे। 1916 में, यानी कि 1916 में क्या हुआ, पंच परमेश्वर कहानी, जो आप लोगों के सिलेबस में भी है, पंच परमेश्वर कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई। सरस्वती पत्रिका होती है, उसमें प्रकाशित हुई। प्रेमचंद ने पहली बार कहानी को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ चित्रण और स्वाभाविक वर्णन से जोड़ने और कल्पना की मात्रा कम करने का आग्रह किया था, ठीक है। यानी कि जो आपके प्रेमचंद जी ने है उन्होंने पहली बार कहानी को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, जीवन के यथार्थ चित्रण और स्वाभाविक वर्णन से जोड़ने और कल्पना की मात्रा कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ को केंद्र में रखकर, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ को केंद्र में रखकर मानवीय संवेदना और हिंदी कथा संसार से देवता, राजा और ईश्वर को अपदस्थ करके दीन, दलित, शोषित, प्रताड़ित मनुष्य को नायक के पद पर प्रतिष्ठित किया, ठीक है। यह उनका युगांतकारी कार्य था। यानी कि युगांतकारी का मतलब युग बदलने वाला, युगांतकारी कार्य था उनका, ठीक है। इसलिए उनके समय की हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उनकी कथा साहित्य है उनको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक यथार्थ को केंद्र में रख करके मानवीय संवेदनाओं को और हिंदी कथा संसार के देवता, राजा और ईश्वर को अपदस्थ करके दीन, दलित, शोषित, प्रताड़ित मनुष्य को नायक के पद पर प्रतिष्ठित किया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि सारी चीज़ों को अच्छे से उन्होंने संचालित किया, ठीक है। इससे हम हिंदी कथा साहित्य का वास्तविक विकास युग भी कह सकते हैं। इसी युग में कहानी को स्वतंत्र व्यक्तित्व मिला, यानी कि स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं कहानी को, और अनेक ऐसी कहानियों का सृजन हुआ जो अन्य भाषाओं की तुलना में खड़ी होने की सामर्थ्य भी रखती हैं। यानी कि अन्य भाषाओं की तुलना में खड़ी होने की सामर्थ्य भी रखती हैं। आरंभ में प्रेमचंद ने गांधी के प्रभाव स्वरूप आदर्शवादी और सुधारवादी कहानियाँ को लिखी थी इन्होंने। यानी कि आरंभ में क्या किया प्रेमचंद जी ने क्या किया कि गांधी के प्रभाव स्वरूप आदर्शवादी और कौन कौन सी सुधारवादी कहानियाँ लिखी, जिनमें देशभक्ति के साथ साथ, देखिए इन कहानियों में क्या था, देशभक्ति। जैसे कि पंच परमेश्वर कहानी है, उसमें क्या हुआ, नारी की जो है महानता पर बल दिया गया है, ठीक है। और जैसे प्रेमचंद परमेश्वर में क्या हुआ कि जो उनकी क्या कहते हैं, जो मन शेख और अलगू चौधरी जो हैं और उनकी खाला जो होती हैं, ठीक है, तो खाला को जो है उन्होंने घर से अलग कर दिया था। तो इसी कारण क्या किया उन्होंने कि किस प्रकार से नारी जो है सहती है सब कुछ, तो नारी के प्रति जो है बल दिया है और नारी को ऊंचा स्थान प्रदान किया है, ठीक है। जिनमें देशभक्ति के साथ साथ आदर्श, नैतिकता, मर्यादा, कर्तव्य परायणता आदि का स्वर काफ़ी ऊंचा है। सौत, पंच परमेश्वर, विचित्र होली, ठीक है, इनकी कहानियाँ बहुत सारी हैं। सौत हो गई, पंच परमेश्वर, विचित्र होली, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, ये आप लोग देखे होंगे एक हाई स्कूल इंटर में शायद। नमक का दारोगा मतलब, नमक का दारोगा है तो नहीं, लेकिन अब उसमें उनकी कृतियाँ जो होती हैं, उनकी रचनाएं जो होती हैं, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, शवा शेर गेहूँ, ठाकुर का कुआं, अलग्योझा, कफन, ये जो कफन है, पूस की रात, ये सब आप लोग जैसे बड़े घर की बेटी हो गया, कफन हो गया, मैं यहाँ पे लिख दूँ जो आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पता होंगी, ठीक है। जैसे कि नंबर 1 पंच परमेश्वर। हालांकि पेज छोटा है तो लिखते नहीं बनना है, आप लोग राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है।
बस आप लोगों को समझ में आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है। पंच परमेश्वर हो गया, और जैसे कि नमक का दारोगा, नमक का दारोगा, नमक का दारोगा हो गया। और फिर हो गया पूस की रात, बड़े घर की बेटी, पूस, चूँकि उंगली से लिखना पड़ता है, तो उंगली से सही से बनता नहीं, लिखते, ठीक है। पूस की रात हो गया, कफन, कम से कम इतनी कहानियाँ तो आप लोग लिख ही सकते हो। कफन हो गया, पूस की रात, ठीक है। बाकी अगर ना याद हो तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 कहानियाँ तो लोग लिख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन, ठीक है। इतनी कहानियाँ तो आप लोग लिख ही सकते हो वहाँ पे। तो और इतनी सारी कहानियाँ जिनमें कर्तव्य परायणता तो थी ही, तो कहीं ना कहीं इनकी कहीं ना कहीं क्रूर यथार्थ का भी बोध कराया गया है। अपनी इन्हीं कहानियों के कारण इन्हें कथा सम्राट कहा गया है। जो कहानियाँ हैं, अब इन्हीं कहानियों के कारण, कौन सी जो कहानियाँ मैंने लिखी, जो मैंने बताई भी, जैसे कि पंच परमेश्वर हो गया, सौत हो गया, विचित्र होली हो गया, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, ठीक है। तो इसमें से अगर आप लोग इतनी कहानियाँ नहीं लिख सकते तो कम से कम 5-6 कहानियाँ तो लिख ही सकते हो, जो मैंने आप लोगों के स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन, ठीक है। इन कहानियों के कारण इनको क्या कहा जाता है? कथा सम्राट कहा जाता है। किसका? हिंदी का कथा सम्राट कहा जाता है, ठीक है। क्लियर? तो हाँ जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर जो है आपका अगला है 6, कहानी को परिभाषित करते हुए उसके उद्भव, विकास और संक्षिप्त पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहानी को परिभाषित करते हुए उसके उद्भव और विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। कहानी, चलिए पढ़ते हैं कहानी के बारे में। हालांकि ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन की तरह आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, क्योंकि मैं इससे पहले कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, संस्मरण हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियोज़ आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग रिवीजन क्लास को अटेंड करिएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन की तरह आपको पढ़ना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उस तरह से पढ़ाऊँगा तो आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं, तो फिर पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना, कहानी यानी कि कहना, कहानी। अभी आप लोग याद कर पाएंगे यहाँ पे। देखिए चीज़ों को कैसे रिलेट किया था, ये आप लोग अगर सीख गए ना तो आगे आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने को। कहनी यानी कि कहना, ठीक है। ये मात्रा हटा दीजिए, ये मात्रा हटा दीजिए। अब क्या है? कहना, ठीक है। ऊपर की जो मात्रा ये मैंने हटा दिया, ठीक है, ये हटा दिया और ये वाली हटा दिया। अब क्या लिखा हुआ है? कहना, यानी कि कहानी का मतलब क्या होता है? सिंपली कहना, ठीक है। कहानी का मतलब क्या होता है? कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को कहना। किस्से, कहानियाँ, ठीक है, ग्रामीण जीवन के लिए मनोरंजन के साधन और समय काटने के माध्यम होते थे। यानी कि जो किस्से होते थे, कहानियाँ होती थी, ग्रामीण जीवन की ग्राम्य जीवन में जो गांव का जीवन होता है उसमें मनोरंजन का साधन है, एक प्रकार से कह सकते हैं, और समय काटने के माध्यम होते थे। समय जब आप लोगों का जब समय नहीं बीतता था, हालांकि आज का युग तो दूसरा युग है, ठीक है, डिजिटल युग है, तो इसमें तो समय काटने के लिए आप लोग रील्स देखते रहते होंगे, है ना। हालांकि ये गलत बात है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे, जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हल्का फुल्का, और वो भी अपने पढ़ाई से रिलेटेड। कौन सी चीज़ें? जैसे कि आप करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस पढ़िए, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कि क्या आजकल आप जो है अपने युग में हो रहा है, जो आजकल क्या दुनिया में चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख सकते हो। लेकिन रील्स देखना बहुत ही ख़राब बात होती है, ठीक है। तो इस प्रकार किसी, और किस्से कहानियाँ का क्या मतलब है कि किस्से और कहानियाँ आप लोग नहीं सुनते होंगे, तो जब छोटे होंगे तो आपकी दादी जी या फिर नानी जी आपको सुनाती होंगी कहानियाँ, ठीक है। तो ये कहानियाँ जो होती हैं कब सुनाते थे? जब समय काटना होता था, ठीक है। इस प्रकार किसी विशेष घटना को अत्यंत रोचक एवं कौतूहलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को कहानी कह सकते हैं, ठीक है। किसी विशेष घटना को अत्यंत रोचक तरीके से, यानी कि कहानी में अत्यंत रोचकता लाते हैं कि हाँ वहाँ पे गए और वो मिला, फिर उसका जो है ये हुआ, ठीक है,
मतलब कहानी को एक विशेष तरीके से कि हाँ वहाँ पे जाने के बाद और वो दो लोग मिले और दोनों के घर में ये ऐसे ऐसे चोरी हुई, ठीक है। मतलब एक चीज़ कहने का मतलब है कि किस ऐसा कह देना कि उसमें रोचकता आ जाए, अत्यंत रोचक हो जाए और कौतूहलपूर्ण ढंग से किसी चीज़ को अगर प्रस्तुत करते हैं हम तो उसी कला को क्या कहते हैं, कहानी कह सकते हैं, ठीक है, कहानी कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आपको याद करना है कैसे, कहानी की परिभाषा आपको याद करना है कि कहानी जो है, देखिए पहले तो ऐसे ही कहानी आपको याद कर लेना है कि कहानी की परिभाषा, फिर आपको याद करना है दो यहाँ पे कहानीकार के माध्यम से H.G. वेल्स के अनुसार, प्रेमचंद जी के अनुसार, जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार, ठीक है। तो इसमें से कम दो के अनुसार आपको याद होने चाहिए। वहाँ पर आप लोग लिख देंगे तो आपको जो ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करके जो आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर के ऊपर क्या होता है, अच्छे से इम्पैक्ट पड़ता है और आप अच्छे से नंबर भी पा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कहानी, आप चलिए देखते हैं कि कहानी क्या होता है कि किसी विशेष प्रकार की घटना को अत्यंत रोचक तरीके से, हम कौतूहलपूर्ण, अत्यंत रोचक तरीके से, अत्यंत किसी विशेष घटना को अत्यंत रोचक तरीके से, देखिए कोई विशेष घटना हो गई, ठीक है, उस विशेष घटना को अत्यंत रोचक तरीके से, हम कौतूहलपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने की कला को कहानी कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल परिभाषा हो गई। अब चलते हैं जो है किसी के अनुसार देख लेते हैं, मतलब कोई विद्वान के अनुसार। तो विद्वान H.G. वेल्स के अनुसार, H.G. वेल्स के अनुसार कौन से विद्वान हैं, H.G. वेल्स के अनुसार। अब इन्होंने क्या कहा है तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए ब्लैक हो गया और डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है, ब्लू पेन से आपको लिख देना है कि कहानी वह कथा है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सकती है, जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके। कहानी वह कथा, इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया कि कहानी वह कथा है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके, जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके। कहानी वह कथा है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके, क्या कहलाती है, कहानी कहलाती है, ठीक है। अब इनके मतलब क्या है कहने का कि कहानी, देखिए कहानी का मतलब होता है बहुत छोटा रूप, ठीक है, अत्यंत रोचक, उसमें रोचकता भरी हो और कौतूहलपूर्ण ढंग से लिखी गई हो, जिसमें पढ़ने वाले को मजा आ जाए, ठीक है। तो कहानी ऐसी कथा होती है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके। कहने का मतलब है कि ज़्यादा बड़ी अगर हो गया, कम से कम उपन्यास हो गया तो कम से कम बहुत सारे पेज का होगा तो 1 घंटे में नहीं पढ़ सकते उसको। कहानी की छोटी छोटी किताबें आती है जो 1 घंटे में आप इजीली से पढ़ सकते हो, 1 घंटे में या फिर 1.5 घंटे में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 59 सेकंड यानी कि 60 सेकंड में ही आप पढ़ना हो उसको, ठीक है। कोई ज़रूरी ऐसा नहीं कि 60 सेकंड में पढ़ी जा सके वही कहानी है, और जो 61 सेकंड लग जाए यानी कि 1 घंटे 1 मिनट लग जाए तो वो कहानी फिर नहीं है। ऐसा कोई माप नहीं है उसकी कोई, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है एक प्रकार से औसतपूर्ण ढंग से, औसत तरीके से, यानी कि एवरेज क्या है कि जो छोटी हो कहानी, मतलब जो छोटी हो, जिसमें पेज कम हो और जिसमें रोचकतापूर्ण हो, कौतूहलपूर्ण ढंग से लिखी गई हो, और कहानी वह कथा जो कम से कम 1 घंटे में पढ़ी जा सके, ठीक है, कम से कम 1 घंटे में पढ़ी जा सके, मतलब छोटी होती है कहानी, जो आप कहानी की किताबें देखते हैं, ठीक है, उस प्रकार से। ये तो आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगला जो है अगले विद्वान की तरफ देख लेते हैं। प्रेमचंद के अनुसार, तो प्रेमचंद के अनुसार देखते हैं अनुभूतियाँ, इनकी कहानी, इनकी जो है डिफिनेशन थोड़ी कठिन है, लेकिन पढ़ते हैं कि अनुभूतियाँ ही, देखिए जो कठिन होती है उसी को समझना तो एक कला होती है, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। जो अनुभूतियाँ होती हैं कि किस प्रकार से अनुभूत होती हैं हमको, किस प्रकार से उसका जो है परिणाम मिलता है, यानी कि कहानी पढ़े क्या अनुभूत हुआ, वही रचनाशील अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से, यानी कि उसको हम अगर रचनाशील भावना से लिख देंगे, अनुरंजित होकर
कहानी बन जाती है। अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। जो सबसे उत्तम कहानी वह है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। इन्होंने कहा है कि सबसे उत्तम कहानी वह है, सबसे उत्तम कहानी, सबसे श्रेष्ठ कहानी इनके माध्यम से, प्रेमचंद जी के माध्यम से, वह है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। यानी कि कोई उसमें सत्य होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सत्य होना चाहिए। इनके मन का, मनोवैज्ञानिक क्या है? मन का विज्ञान, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो इनकी कहानी, इनकी डेफिनेशन है, ये हो गई। आप देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार, ठीक है। चूँकि लघुत्तरी प्रश्न है, चाहे लघुत्तरी में आए चाहे दीर्घोत्तरी में आए, इतना मैं पढ़ा दूंगा कि आप लोग जो है लघुत्तरी में आए तो लघुत्तरी के हिसाब से लिख सकते हो, लांग में आए तो थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लघुत्तरी में आए तो लघुत्तरी के हिसाब से लिख सकते हो, और छोटा सा आए तो आप लोग एक परिभाषा किसी की लिख सकते हो कि H.G. वेल्स के अनुसार कहानी वह, जैसे कि अगर आपका अति लघुत्तरी में आ गया, अति लघुत्तरी में, ठीक है, अति लघुत्तरी में आ गया कुछ यही कि कहानी को परिभाषित करते हुए, ये देखिए बड़ा आएगा ही नहीं कि कहानी को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं कि कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना, कहानी का जो अर्थ होता है क्या होता है? कहना, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कहानी, किससे कहानियाँ तब लिखी जाती हैं जब ग्रामीण जीवन में मनोरंजन के साधन होते हैं कहानी, और इसको समय काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद कहानी की लिख सकते हैं H.G. वेल्स के अनुसार कहानी वह कथा है जो 1 घंटे में पढ़ी जा सके। एक कहानी लिख दिया, और एक सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हो कि किसी, इस प्रकार जो है क्या कह सकते हो कि किसी विशेष घटना को अत्यंत रोचक एवं कौतूहलपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की कला को कहानी कहते हैं, ठीक है। कहानी हो गया आपका, बस ऐसे लिख सकते हो। आप चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार, अगर अति लघुत्तरी में आ गया, लांग में आ गया, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार जयशंकर प्रसाद के अनुसार, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया है कि कहानी सौंदर्यानुभूति के क्षण विशेष को अपने अंतरपट पर अंकित करती है। यानी कि कहानी जो है सौंदर्यानुभूति के क्षण विशेष को, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कहानी क्या है। याद क्या, मेरे साथ साथ 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। कहानी क्या है? सौंदर्यानुभूति के क्षण विशेष को, कहानी सौंदर्यानुभूति के क्षण विशेष को अपने अंतरपट पर अंकित करती है। अंतरपट का मतलब अंदर मन के पर अंकित करती है, ठीक है। सौंदर्य की अनुभूति होती है उससे, उसके क्षण विशेष को अपने अंतरपट पर अंकित करती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका उद्भव और विकास पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब इनका उद्भव हुआ, कब विकास हुआ। तो हिंदी गद्य साहित्य में कहानी लेखन का आरंभ 20वीं शताब्दी से माना जाता है, 20वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में कहानी लेखन का आरंभ कब से माना जाता है? 20वीं सदी से माना जाता है, 20वीं शताब्दी से माना जाता है, ठीक है, कहानी का। फिर जो है कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित सोपानों में विभक्त किया गया है। प्रारंभिक हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, ठीक है, ये मैं लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 1 कौन कौन सी किस प्रकार से बांटा गया है अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। प्रारंभिक हिंदी कहानी, देखिए प्रारंभिक हो गया, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्रारंभिक हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, ठीक है। कहानियाँ मतलब प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, और फिर प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियाँ, ठीक है। प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानियाँ, फिर प्रेमचंद के बाद प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंद के बाद का युग, प्रेमचंद युगीन हो गया। फिर प्रेमचंद के बाद को क्या कहते हैं? उत्तर, तो उसमें लगा देंगे उत्तर। तो प्रेमचंद उत्तर मतलब प्रेमचंदोत्तर, ठीक है, प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी कहानियाँ। नई कहानियाँ, इसके बाद आता है नई कहानियाँ, नंबर 4 नई कहानियाँ। फिर समकालीन हिंदी कहानियाँ, इसके बाद आता है समकालीन हिंदी कहानियाँ, ठीक है। तो इतना हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, देखिए फ्रेंड्स मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है आपकी, ठीक है। तो प्रेमचंद की हिंदी कहानियों की मुख्य विशेषता बताइए, ये आ सकता है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की, जो मैं बता दूं जल्दी
कि प्रेमचंद की कहानियाँ जो हैं उसकी मुख्य विशेषता बताइए। प्रेमचंद की कहानियों की मुख्य विशेषता बताइए। तो प्रेमचंद की सभी कहानियों एक से बढ़कर एक हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ क्या हैं? एक से बढ़कर एक हैं। उनकी कहानियों की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कहानी संपूर्ण जीवन के नहीं वरन उसकी एक घटना या एक अंग को प्रस्तुत मनोभाव करती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि कहानी जो है संपूर्ण जीवन के नहीं वरन उसकी एक घटना या एक अंग का मनोभाव प्रस्तुत करती है। इनकी कहानी जो होती है वो पूरे जीवन को नहीं करती बल्कि किसी एक घटना या एक अंग के मनोभाव को प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, यह एक विशेष समस्या को लेकर चलती हैं, यह एक विशेष समस्या को लेकर चलती हैं, यानी कि कोई ना कोई विशेष समस्या उठा लिया उसी को लेकर चलती हैं। ठीक है, कहानी अपने आप में पूर्ण होती है। कहानी जो भी होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। ये आप लिख सकते हैं, चाहे जिसकी आए कहानी तो पूर्ण ही होती है, अधूरी कहानी कोई नहीं लिखता है। तो कहानी अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनकी कहानियों में यथार्थवादिता होती है। ठीक है, ये लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पाठक अंत तक पढ़ने के लिए विवश हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा पढ़ेंगे आप तो आपको मन करेगा कि नहीं था आगे देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप कोई सीरियल देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आज देखें तो आप अगले दिन क्या होने वाला है वो देखते हैं, उसके अगले दिन क्या होगा वो देखते हैं। उसी हिसाब से वो एपिसोड बनाता है कि जो होता है कि अगले दिन देखने के लिए विवश हो जाओ आप। ठीक है, इसी प्रकार से कहानी भी होती है। ऐसे लिखते हैं जो लेखक होते हैं कि आपको आगे पढ़ने का मन करे। ठीक है, यानी कि आगे पढ़ने के लिए, अंत तक पढ़ने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर क्या है, इनकी कहानी में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग तीनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो इनकी कहानियाँ होती हैं उनमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तीनों वर्गों को देखने को मिलता है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अधिकतर कहानियों को हम अपने आसपास घटते देख सकते हैं, यानी कि जो कहानी होती है वो ग्राम्य जीवन पर आधारित होती हैं, ग्राम्य जीवन पर ज़्यादा आधारित होते हैं, यानी कि अपने आसपास हम देख सकते हैं कि हाँ, जैसे कि जो खाला वाली बात हो गई। ठीक, तो खाला आप लोग देख सकते हो, गाँव में भी ऐसा होता है कि किसी की ज़मीन उसको लिखवा करके फिर उसको जो है खाना पानी नहीं देते हैं। तो ये गाँव में होता है ऐसा। तो मतलब अपने आसपास ये कहानी सब आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इनकी कहानियाँ आकाश की नहीं वरन ज़मीनी लोगों की कहानियाँ होती हैं। ठीक है, ज़मीनी लोग, आकाश की कहानी मतलब कहने का मतलब है कि ये आकाश की कहानी का मतलब ये है कि यहाँ पर वो इस प्रकार से नहीं लिखते हैं कि आप लोगों को समझ में ही ना आए ज़मीन के लोगों में क्या चल रहा है। ठीक है, उस प्रकार से कहानी लिखते हैं ये। ठीक, जिसके यानी कि जिनके पास दैनिक जीवन यापन के लिए संपूर्ण साधन नहीं है, जैसे कफन के माधो और कफन कहानी है, उसमें माधो और घीसू, पूस की रात का हल्कू जो झबरे कुत्ते के पास सोकर सर्दी कम करना चाहता है। यह सब ऐसी घटनाएं नहीं हैं जिन्हें हम सोचकर महसूस नहीं कर सकते, मतलब जिनको सोचकर महसूस कर सकते हैं ऐसी कहानी लिखते हैं। कोई बाहरी कहानियाँ नहीं लिखते आकाश की कहानियाँ। ठीक है, एक कहानी का, आकाश की कहानी का मतलब यही है कि ऐसी कहानी नहीं लिखते जिनको सोचकर हम महसूस नहीं कर सकते, यानी कि सोचकर महसूस किया जा सकता है ऐसी कहानियाँ वो लिखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा, संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर बताइए। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर बताइए। संस्मरण संस्मरण रेखाचित्र, इसमें अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो संस्मरण क्या होता है, रेखाचित्र क्या होता है, ये देखते हैं इस जो है क्वेश्चन में कि संस्मरण और रेखाचित्र में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। संस्मरण हो या रेखाचित्र हो, दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। यदि लेखक व्यक्तिगत चित्रण तक ही सीमित रखता है अगर स्मृति को, तो वह रचना रेखाचित्र की श्रेणी में रखी जाएगी। यदि लेखक व्यक्तिगत चित्रण तक ही स्मृति को सीमित रखता है तो वह रचना रेखाचित्र की श्रेणी में आती है। यानी कि अगर व्यक्तिगत चित्रण के बारे में अगर लेखक ने बताया है तो वो क्या होगा, रेखाचित्र तक ही सीमित रहती है, रेखाचित्र की श्रेणी में रखी जाएगी। यदि लेखक स्मृतियों से प्रसंग को उभारने का काम करता है, यानी कि स्मृति से प्रसंग को उभारने का काम करता है। ठीक है, यानी कि स्मृतियों से याद से क्या करता है, संस्मरण, यानी कि स्मरण करना, किसी चीज़ को याद करना। तो याद करने में संस्मरण को क्या करता है कि स्मृतियों से प्रसंग को उभारने का काम करता है, तो वह रचना संस्मरण कहलाएगी। संस्मरण में पूरा संदर्भ और प्रसंग अर्थवान होता है। संस्मरण में क्या होता है, पूरा प्रसंग और पूरा संदर्भ जो है अर्थवान होता है। रेखाचित्र में व्यक्ति चित्रांकन का जो है केंद्र बिंदु होता है।
ऐसे आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो संस्मरण और रेखाचित्र की मेरी वीडियोज देख लीजिएगा। संस्मरण क्या होता है, रेखाचित्र क्या होता है, आप लोग ईजिली से समझ पाएंगे। उसका जो है वीडियो का थंबनेल आप लोग इस पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। थंबनेल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ से आप लोग इसको अच्छे से ईजिली से देख सकते हो, ठीक है। वो वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है और यहाँ पे जो है बहुत ही कठिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो संस्मरण और रेखाचित्र वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी के वीडियोज़ जो है मैं अगले का भी जो है नेक्स्ट डे में बनाऊंगा, ठीक है। बाकी के जो मतलब क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। और आप लोग अपनी किस प्रकार की तैयारी आप लोगों की चल रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी जो है अच्छी चल रही है या फिर नहीं अच्छी चल रही है। और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।